दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी का विजय पथ पर। आए दिन आप देख रहे होंगे कि केवल देहरादून सिटी में ही नहीं, अगर आप इधर उधर सिटी में भी देखें, चाहे वो ऋषिकेश हो, चाहे हल्द्वानी हो, चाहे वो हरिद्वार हो, कुछ दिनों से ज़मीन के फर्जीवाड़े मामले सामने आ रहे हैं और अमूमन बढ़ते हुए भी हमें दिख रहे हैं, एकदम फिल्मी स्टाइल में। कई मामले आपने सुने भी होंगे, कई मामले आपने देखे भी होंगे, लेकिन आज जो मामला मैं आपको बता रहा हूँ, आपको भी लगेगा कि भैया जो आपकी रक्षा के लिए बैठे हुए हैं, जो अधिकारी हैं, जो नियम कानून बनाते हैं, उनके साथ ही इतना बड़ा धोखा हो गया या उनकी मिलीभगत से काम हो गया। ये चीज़ आपको समझनी है, क्योंकि एक पौंदा का मामला आया है जहां पर 300 बीघे की प्लॉटिंग होती है और 300 बीघे की प्लॉटिंग में आईएएस पीसीएस सबके मकान है। एक प्रकार से उसे आईएएस पीसीएस कॉलोनी भी आप कह सकते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि टोटल की टोटल ज़मीन वो फर्जी है। क्या कुछ फर्जी है, इसी का खुलासा जो वकील साहब हैं विकेश नेगी जी, उन्होंने किया है। आए दिन कुछ ना कुछ खुलासा वैसे तो विकेश नेगी जी करते रहते हैं, लेकिन विकेश भाई ये बहुत बड़ा खुलासा आपने किया है कि 300 बीघा ज़मीन में जहां पर आईएएस पीसीएस की उम्मीद होती है कि इंसाफ दिला पाएंगे, क्या वो खुद ही ठगी के शिकार हुए? पूरा मामला है क्या विकेश भाई ये? पहले तो नमस्कार विजय पथ के सभी दर्शकों को। ऐसा ये मामला है हरिजनों की ज़मीन का। ये मामला है 154(3) जो ग्रामीण क्षेत्र में जैसे नियम था 200 वर्ग मीटर से ऊपर 250 वर्ग मीटर से ऊपर की ज़मीन ले नहीं सकते थे। अगर लेंगे तो वो गवर्नमेंट से वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि उसमें 154(3) में अगर परमिशन नहीं ली है तो गवर्नमेंट में विलय हो जाएगी। दूसरा इसमें गोल्डन का फॉरेस्ट की ज़मीन का मामला था। तीसरा इसमें मामला आया 2003 में एक पावर अटॉर्नी बनी और वो ख़त्म हो गई थी। वो चली 2021 में, उससे रजिस्ट्रियाँ भी, क्योंकि 2003 के बाद ये नियम आ गया था कि ब्लड रिलेशन में ही पावर अटॉर्नी यूज़ होगी और अगर शहरी क्षेत्र आएगा तो उसमें किसी को भी मिल सकती है। पर उस समय ग्रामीण क्षेत्र था तो वहाँ पर वो अटॉर्नी ख़त्म हो गई थी। उस अटॉर्नी 700 वर्ग मीटर की अटॉर्नी थी और 13 बीघा ज़मीन उससे बेच दी गई। फिर इसमें आया आपका एक फर्म बनी परमिला प्रमोटर, उसकी फर्जी अटॉर्नी बना के उससे रजिस्ट्रियाँ की गई। फिर एक प्रकरण आया इसमें कि एक नाबालिग बच्चे की ज़मीन बिना डीजे की परमिशन के बेच दी गई। फिर एक इसमें प्रकरण आया कि 1500 पेड़ काट दिए गए बिना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की अनुमति के। यहाँ तो एक पेड़ नहीं काटने की अनुमति मिलती, वो तो टीक के पेड़ काट दिए गए और बिके कहाँ, कैसे? तो फॉरेस्ट वालों की भी मिली भगत। अच्छा विकेश भाई, हम थोड़ा सा शुरू से समझने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं बड़ी आसान भाषा समझते हैं। जो आप बता रहे हैं वो शायद वो टेक्निकल पेज नहीं समझ पाए। कहाँ का मामला है, कैसे आपके संज्ञान में मामला आया, कौन कौन आईएएस पीसीएस हैं, किस प्रकार से आपको लगा कि यार ये खुलासा करना चाहिए, चाहे इसमें आईएएस पीसीएस ही क्यों ना इन्वॉल्व हो, चाहे वो खुद ठगी के शिकार हों, चाहे उनकी आपसी मिली भगत हो। कहाँ का मामला है, किस तरीके से पूरा? मामला ये है पौंदा का। इसमें अजय गोयल द्वारा एक कंप्लेन करी गई है कमिश्नर, गढ़वाल कमिश्नर को 2021 में। उनके द्वारा उसमें लिखा गया है कि ये हरिजन हैं और इनकी ज़मीन एक्सचेंज हुई है एक जनरल के साथ और उसमें एसडीएम से अनुमति नहीं ली गई है। तो लिहाजा ये ज़मीन सरकार पे निहित हो जानी चाहिए। मामला था पहले यहाँ से, वो हमने आरटीआई में निकाला। वैसे हो सकता है जमीन का जो आप बोल रहे हैं। एक्सचेंज हो सकती है पर एसडीएम की अनुमति से अच्छा, वो अनुमति ली नहीं गई है, तो लिहाजा वो वैसी गवर्नमेंट में वेस्ट हो गई। ठीक है। कितना बीघा जमीन थी ये तकरीबन? वो लगभग 61 बीघे करीबन ज़मीन थी। अच्छा। तो उसके अलावा जब ये आया तो उस पर गढ़वाल कमिश्नर ने 2021 में 2022 में कम से कम 3 से 4 पत्र जिला देहरादून को प्रेषित किए गए कि इस पे इंक्वायरी करा जाए और जो जिसने प्रार्थना पत्र दिया उनके द्वारा कहा गया इनके खिलाफ क्रिमिनल सूट फाइल किया जाए, पर ना तो उसमें कोई इंक्वायरी भी। अभी लिहाजा मैं अभी 1-2 चैनल्स में सुन रहा था कि डीएम साहब ने बोला है कि हमने मार्च 2022 में इस प्रकरण की जांच कर ली और हमने कमिश्नर को भेज दी। अब मैंने 2023 में जब अक्टूबर में मांगा तो उन्होंने कहा कि हमने डीएम साहब को प्रेषित की हुई है। अच्छा, कमिश्नर साहब ने डीएम साहब को प्रेषित की हुई है लेटर के साथ, उन्होंने 22 के लेटर दिए।
अगर डीएम साहब ने 2000 मार्च 2022 में इनको रिपोर्ट सौंप दी तो कमिश्नर साहब झूठ बोल रहे हैं या डीएम साहब झूठ बोल रहे हैं, ये तो एक बड़ा संगीन मामला है। या फाइल गई कहाँ, ये मामला बड़ा सेंसिटिव आ गया। उसके अलावा फिर जब हमने इसमें जांच करी तो इसमें जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके साथ ठगी करी गई है। जैसे यहाँ सनातन दाते थे, जयमय खंडूरी थे, अमित नेगी हैं और मनोज गोयल हैं और डीएम साहब के ही फैमिली के मेम्बरों ने ली है जिलाधिकारी, और रिधिमा अग्रवाल हैं कोई, और कई और दिलीप जावलकर हैं, कई और हैं जिनको तो हम एकदम जानते नहीं, पर लिस्ट हमारे पास है, जब आपको चाहिए होगी ले ले। इसके अलावा कितनी कितनी ज़मीन ली हुई है इन्होंने जो रजिस्ट्री की हुई है? किसी ने 600 गज है, किसी ने 300 गज है, किसी ने 500 गज है, ऐसे ली गई है। अब इसके अलावा आता है इसमें जो कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था तो जो इन्होंने करी है और पेपर में आया है उसमें एक सचिन शर्मा जो वकील थे उन्होंने 2021 में ही उन्होंने ये कंप्लेन करी कि ये राज्य सरकार में निहित कर दी जाए क्योंकि इसमें 154(3) की परमिशन नहीं ली गई, और वही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन साफ़ है। ठीक है, अब और पार्टी कैसे बदल दी अचानक से? अब देखिए ब्यूरोक्रेट्स का प्रेशर आया होगा कि भैया आप कुछ बोलो, हमारे साथ इतना बड़ा जो फ्रॉड हुआ है उसका कौन है जिम्मेदार। तो ये इंदर सिंह बिस्ट के वकीलों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विकेश भाई, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। ब्यूरोक्रेट्स एक बहुत पढ़ा लिखा तबका होता है, जो जिनके आपने नाम लिए वो तो पूरा उत्तराखंड को उन्होंने चलाया है, और आप कह रहे हैं कि इन्होंने वहाँ पर ज़मीन ली है, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स आपसी घोलमाल या इनकी उस पर, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स के साथ ठगी हुई है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ब्यूरोक्रेट्स की आपसी मिली भगत से ये हुई हो इस तरीके की चीज़ें? क्योंकि आपने सोनिका का जिक्र किया जो इस समय डीएम है, उनके पति और देवर ने ज़मीन खरीदी हुई है। क्या उनको नहीं पता होगा कि फाइल कहाँ चल रही है, इसमें क्या कुछ है? पढ़ा लिखा तबका है, सोच चीज़ को सोच समझ कर करता है। जब खुद ठगी के शिकार हो जाएंगे तो उत्तराखंड की जनता को कैसे बचाएंगे? अब देखिए, हो सकता है ना पता हो, मैं उसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, पर मैं तो देखो डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ। अब उन्हें पता था नहीं पता था, क्या नहीं पता था, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता, और मैं तो डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ। और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उन्होंने कहा जी 143 143 का के अंतर्गत आ गए हैं, महायोजना के अंतर्गत ये सब क्षेत्र है। अब महायोजना का अगर क्षेत्र लें, एमडीडीए का जो ये क्षेत्र बताते हैं, तो वो ऋषिकेश से लेके विकास नगर तक आ गया। अगर ये इनके लिए ये सब ठीक आ गया तो इसका मतलब शहर में ग्रामीण जहाँ महापरियोजना पूरा एमडीडीए का क्षेत्र आ गया, वहाँ पर हरिजनों की, एसटी की ज़मीनों के लिए कोई अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है इनके कहने के अनुसार। फिर तो यूपीजेड का एक्ट ख़त्म हो गया है भाई, फिर तो सबके लिए लागू है। और एसडीएम के यहाँ जो ये फाइलें चल रही हैं 143 कराने की, या डीएम के यहाँ 157A कराने की, तो सब शून्य हो गई। फिर तो कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो आम जनता जो हरिजन है वो भी बेच सकता है और जनरल उसकी जमीन। जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी सब एक हो गया इसका मतलब? तो इनके कहने के हिसाब से इन्होंने कहा कि ये महापरियोजना के अंतर्गत आ गया है तो यहाँ कराने की जरूरत नहीं। फिर तो सबके लिए, फिर तो एसडीएम के यहाँ जितनी भी फाइलें, आप एसडीएम साहब से पूछे कि फिर तो आप कर क्यों रहे हैं फिर 143? अब 140 जब महापरियोजना के अंतर्गत आ गया तो 143 का लागू हो गया, ये सब खत्म हो गया भाई, इन्हीं का कहना है। और जबकि इसी उस पर ये लिखा है जो ये एक्ट जिसकी गजट नोटिफिकेशन कह रहे हैं, फिलहाल तो ये गजट नोटिफिकेशन क्योंकि विधानसभा से पारित एक्ट कोई है नहीं, और ये 29 अक्टूबर 2020 को आया है। इसी में जब ये कहते हैं, इसी में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, उस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, उनके द्वारा ये कहा गया है इसमें, इसी गजट में, प्रदेश में औद्योगिक, पर्यटन, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शैक्षिक योग्यता और अतिरिक्त अन्य योजनाएं जैसे सिविल लाइन, प्लांटेशन, कूड़ा वगैरह आदि, या कोई गवर्नमेंट का बहुउद्देशीय बिल्डिंग का प्रोजेक्ट, उनके लिए लागू है। ये आम आदमी के लिए लागू नहीं है। पर हम तो इन्हीं की कहते हैं क्योंकि भाई वहाँ ब्यूरोक्रेट्स ने लिए हैं, तो इसका मतलब सब ठीक है। फिर तो एसडीएम के जो फाइलें चल रही हैं 143 वाली, वो सब जीरो हो गई।
फिर तो इसी एक्ट के साथ कोई भी ज़मीन ले ले, ये कहना हमारा है। इसमें जो आप बोल रहे हैं जो खसरा खतौनी होता है, क्या वो भी अभी चेंज हो गए हैं कि किस तरीके से, क्योंकि वो आसानी से चेंज नहीं हो पाते हैं जो नाम वगैरह हैं? देखिए चेंज वो अभी इसी में आप ये देखिए, पटवारी की रिपोर्ट है जो इसी कंप्लेन में जो इसने लिखा है, इसी में वहाँ के पटवारी की रिपोर्ट है कि इसको वेस्ट कर दिया जाए राज्य सरकार में। अच्छा, खुद पटवारी की ये रिपोर्ट है। दूसरी तरफ ये जो मामला था, जो पावर अटॉर्नी 700 वर्ग मीटर की थी और 13 बीघा बेच दी गई, उस का मामला चल रहा माननीय सिविल न्यायालय विकास नगर में, वाद संख्या 65/2021 का। वहाँ वाद चल रहा है, यहाँ ये बेचे जा रहे हैं। तो दाखिल खारिज कैसा चल रहा है फिर इनका? तो वो कोई ऑर्डर नहीं है ना उसके लिए। अच्छा। अब ये तो सब, अब आपको क्या बताओ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मिली भगत है, क्या है, ये तो सब आप समझ सकते। मैं अगर सिंपल तरीके से अगर समझूं इस बात को, अगर मैं कोई ज़मीन लेने जा रहा हूं, सबसे पहले मैं उसकी रजिस्ट्री करवाऊंगा, उसके बाद मैं उसके नाम का दाखिल खारिज अपने नाम पे चढ़वाऊंगा। लेकिन ये तो ISPCS हैं, तो क्या उन्होंने देखा नहीं कि हमारे नाम पे दाखिल खारिज हो रहा है कि नहीं चढ़ पा रहा है? देखिए कईयों के नाम पे दाखिल खारिज चढ़ गया है। अच्छा, वो कैसे चढ़ा है? अब सब रिकॉर्ड गायब कर रखा, सब वो कर रखा, उसी आधार पे चढ़ गया। अब ये देखिए, ये है पटवारी की रिपोर्ट, जिसमें पटवारी खुद कह रहा है कि इसको राज्य सरकार में निहित कर दिया जाए, और 2021 में। ठीक है, तो ये कैसे हो गया? फिर उसके बाद ये जो कहते हैं 30 पेड़ थे, ग्रीन ट्रिब्यूनल से इन्होंने कोई अनुमति, ये आपको मैं गूगल लोकेशन दिखा रहा हूँ, ये उस समय की है 2021 की, उसमें पूरा घना जंगल है। और ये आई 2023 की, तो ये सारे पेड़ कहाँ गए? ये 30 पेड़ से, अब फॉरेस्ट कहाँ से हो रखा था? कैसे उसने अनुमति दे दी टीक के पेड़ों की? और कैसे, कहाँ? पेड़ बताया आपने? सागुन के पेड़। ठीक है। दूसरी तरफ ये है आपकी खतौनी, उसकी उत्तराखंड सरकार की, जो ये गोल्डन की ज़मीन होती है, ये सरकार पे वेस्ट हो गई ये। और इसी पे जो वो ज़मीन बेचे जा रहे हैं, जो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सचिन शर्मा, वो परमिला प्रमोटर की फर्जी पावर अटॉर्नी बना के वो बेचे जा रहे हैं। अच्छा, तो अब बताओ कहाँ पर है, कहाँ नहीं है? तो सारा मतलब आपसी मिला जुला, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, चाहे वो फॉरेस्ट का मामला हो, चाहे MDDA से भी फिर पास ही होगा। जब आप इतनी सब बातें कह रहे हैं तो MDDA से भी पास करा ही दिया होगा। सब कुछ हो रखा है भाई। MDDA को ज़मीन के मैटर से मतलब नहीं होता ना। MDDA ने तो चाय बागान की ज़मीनों के सीलिंग की ज़मीनों में नक्शे पास कर दिए। MDDA का तो कोई वो है ही नहीं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है। जहाँ ये ज़मीनें वेस्ट हो जानी चाहिए थी, गवर्नमेंट में आ जानी चाहिए थी, कहाँ इनको बिक रही है? ऐसा हो क्यों रहा है विकेश भाई? मैं देख रहा हूँ कि कुछ समय से, एक आध साल से मैं देख रहा हूँ, 2-3 सालों से ही बाढ़ सी आ गई है बिल्कुल ज़मीनों की। अभी कुछ वकील भी इसमें इन्वॉल्व भी हुए थे, जिनकी अरेस्टिंग वगैरह भी हुई थी। ऐसा हो क्यों रहा है उत्तराखंड में? खासकर देहरादून में मैं देख रहा हूँ कि अगर कहीं पे 50 गज ज़मीन भी है तो उसके दावेदार 10 खड़े हो जाते हैं। तो ये चल क्या रहा है उत्तराखंड देखिए, में? ये प्रॉपर्टी के मार्केट में बूम आया है, और सबको एक एक इंच ज़मीन चाहिए। तो ये तो मामला उसी का चल रहा है, और क्या बोलें, कमाई उसी से हो रही है। और ज़मीन तो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पैसा लगाओ आप, वो बढ़ के मिलता ही मिलता है। बिल्कुल, क्योंकि हमने वो मामला भी देखा था जो परवीन भारद्वाज का, शायद वकील भी आप ही हैं उसमें, परवीन भारद्वाज, उनके साथ भी यही हुआ। बिल्कुल ज़मीन कब्जा दी गई कुछ पार्षदों द्वारा, उसके बाद उनके घर पर हमला हो गया। तो ये सोचने में, वाकई में अगर आप इसको डीपली सोचेंगे तो एक आम आदमी क्या कुछ करेगा जो एक सपना देख रहा होगा ज़मीन का, क्योंकि ज़मीन तो सबके सब भूमाफिया और ये वगैरह कब्जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल इसमें ये भी है कि जो IS कॉलोनी, ISPCS कॉलोनी के नाम से जो ये प्लॉटिंग काटी जा रही है, क्या वाकई में ये ISPCS ठगे जा रहे हैं या फिर आपसी मिली भगत से सब काम हो रहा है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिर होता क्या है इस पूरे मामले में? आगे भी हम बने रहेंगे। 300 बीघा का क्या कुछ और मैटर है इसमें, और क्या चीज़ें निकल के सामने पे आ रही है, और कहाँ पर लूप होल हुआ है वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा विजयपथ न्यूज़ पर।